हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? सब कैसा चल रहा है? होली आने वाला है। सब खूब होली खेलेंगे। होली के बाद फिर आएगा। अभी कितना, फरवरी तो खत्म ही खत्म, समझ लो। आज 23 फरवरी हो गया। 5 दिन इधर, और बचा कितना? मार्च 30, अप्रैल 30, फिर 4 दिन बाद वहीं में एग्जाम ही होगा। ठीक है। 60, 60, उधर 4-5 दिन और इधर 4-5 दिन, 70 दिन के आसपास है। वो डायलॉग ना, 70 दिन। 70 दिन तुमने अगर अपने लाइफ का सबसे अच्छा पढ़ाई कर लिया, तो ये बात जान लीजिए कि ये 70 दिन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। बेसिकली जो पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए और एकदम जी जान लगा दीजिए कि एकदम इस बार क्लियर होना ही है। और मेरा भरोसा रखिए, आप जो सोचिएगा एकदम एग्जैक्टली वही होगा। हाँ, खाली सोचने से नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। तो आज जो हम लोग एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आए हैं, मतलब एकदम सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, जैसे घर में बोलते नहीं है तू कौन मैं कौन, वैसे ही आराम से समझेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पढ़ाई का काम। टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? मतलब डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से डीएनए का कॉपी बनाना, उसी को रेप्लिकेशन बोले, उसी को डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। रेप्लिका का मतलब होता है उसका कॉपी, फोटो कॉपी, रेप्लिका या कॉपी, तो उसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। अब तो समझ के बात को। अभी होगा कहां? सही बात है। तो ये है सेल। ठीक है। इस सेल के अंदर है ये न्यूक्लियस। ठीक है। और यहां से यहां तक क्या होगा? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। उस पर नहीं आएंगे। मगर अब बात करा जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कहां है, तो यूकैरियोट्स का बात करें तो इस न्यूक्लियस में होता है। कहां होता है? इस न्यूक्लियस में होता है। ठीक है। और प्रोकैरियोट्स का बात करा जाए तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। सिंपल सा बात है। और ये जो यूकैरियोट्स है, इसका कौन से फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन? तो एस फेज में होता है। एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, उसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन सा चीजें जरूरी है? जो डीएनए रेप्लिकेशन अगर होगा तो सबसे पहले तो एक चीज जरूरी है जिसको बोलते हैं डीएनए स्ट्रैंड। जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं रहेगा तो किसका कॉपी बनाइएगा? तो सबसे पहले ये तो पेरेंट स्ट्रैंड जरूरी है। पेरेंट स्ट्रैंड जरूरी है। ये पेरेंट स्ट्रैंड जरूरी है। दूसरा, सेवरल एंजाइम्स जरूरी है। ठीक है। यही दो चीज जरूरी है हमको डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। पहला नंबर काम, जो डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है उसको हमको खोलना है। ये जो डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड है उसको हमको खोलना है, अनजिप करना है। ठीक है। तो सेपरेशन, सेपरेशन किसका? दो स्ट्रैंड्स का, उसी को अनजिपिंग कहते हैं। ठीक है। अनजिपिंग कहते हैं। अब अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर याद है, बेस, सुगर, फॉस्फेट, बेस, सुगर, फॉस्फेट, यहां पर क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको बिना तोड़े होगा कुछ काम? तो ये क्या करता है साहब, ये दोस्त क्या करे? तो ये डीएनए रेप्लिकेशन जो करा रहा था वो अपना एक साथी को बुलाता है, एक एंजाइम को बुलाता है। उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। हेली, हेलेन नहीं, हेलिकेज। कौन सा केज? हेलिकेज। हेलिकेज क्या काम करता है? H2 बॉन्ड को ब्रेक करता है। सिंपल सा काम है, H2 बॉन्ड को ब्रेक करता है। अब जैसे ही H2 बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इस तरीके का
रेप्लिकेटिंग फॉर्क बन जाएगा, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। हेलिकेज बोला देख दोस्त, काट तो दिए हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड को, पर ये फिर दोबारा बन भी सकता है। इसके लिए तुमको एक और एंजाइम लाना पड़ेगा, प्रोटीन लाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। वो भी इस स्ट्रैंड पे लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, रीफॉर्मेशन नहीं होगा किसका, H2 बॉन्ड का, हाइड्रोजन बॉन्ड का रीफॉर्मेशन नहीं होगा। अब एकदम से सही बात है, खुला, दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा बन भी नहीं रहा, अपना काम सॉल्व हो गया। पहले तो खुल तो गया, अब जैसे ही अगर आपको ध्यान हो कि ये डीएनए का मान लो एक डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंड को जैसे ही हम, ये इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको काटे, जैसे ही खुला तो क्या होगा, इस पर टेंशन क्रिएट होगा, और टेंशन क्रिएट होगा ऐसे, और अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर से ये कॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉइलिंग को रोकने के लिए, सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए एक और दोस्त को बुलाता है, जिस दोस्त का नाम है टोपो आइसोमेरेज। कौन सा मैरिज, टोपो आइसोमेरेज। ये सुपर कॉइलिंग के रोकता है, स्टॉप्स सुपर कॉइलिंग, ये सुपर कॉइलिंग को रोकता है। खुला, फिर वो टेंशन की वजह से फिर से वो कॉइल नहीं हो जाए, इसीलिए सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए SSB बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। फिर यहां पर आके क्या हो गया, SSB आके यहां लग गया, ठीक है। SSB भी यहां आके लग गया, हेलिकेज काम कर दिया अपना बॉन्ड ब्रेक करके, SSB रिफॉर्म होने से रोका, और टोपो आइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को रोका। अब हमारा ये फॉर्क आसानी से बन गया, ठीक है। अनजिपिंग का काम खत्म। फिर दूसरा अब काम होगा चेन बनाने का, ठीक है। चेन बनाने का काम शुरू होगा। चेन बनाने के लिए, जैसे ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये 5' to 3' और ये 3' to 5' एंड का। ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन हमको स्टार्ट करना है, इसके लिए ये अपने आप स्टार्ट नहीं होता है, इसके लिए चाहिए कि एक और इसका दोस्त को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोस्त ना, इसको बहुत लगो, इसके बिना ये स्टार्ट ही नहीं होगा डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये बुलाता है, ए दोस्त, प्राइमेज दोस्त। एक और एंजाइम आता है प्राइमेज दोस्त, थोड़ा मेरा शुरुआत करा दो ना। प्राइमेज को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां पर क्या आके लगेगा, आरएनए प्राइमर लगेगा, और तब पॉलीमराइजेशन, बहुत सारा पॉलीमर किसका, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बेस सुगर फॉस्फेट होगा। तो अब ये लगेगा, तो लगेगा कैसे, बात ध्यान रहे, कभी भी रेप्लिकेशन होगा तो 5' या 5' से 3', 5' to 3', कुछ लोग 5' to 3' भी बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, हमको समझना है कि डीएनए रेप्लिकेशन का एक ही है, स्ट्रैंड तो एंटी पैरेलल होता है, एक 5' to 3', दूसरा 3' to 5', मगर होता कैसा है, हमेशा रेप्लिकेशन चलेगा कैसे, 5' to 3', और जो एक स्ट्रैंड के अपोजिट दूसरा स्ट्रैंड होगा,
जहां से एक स्ट्रैंड में 5 डैश है तो दूसरा स्ट्रैंड वहीं पे क्या होगा 3 डैश होगा। ठीक है, ये देखिए ये 5 डैश है तो दूसरा एंड क्या है 3 डैश है, और इसके ऑपोजिट क्या है 3 डैश है, 5 डैश नहीं होगा। तो इसी तरीके से आरएनए प्राइमर किस डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा 5 डैश टू 3 डैश। अब यहां है 3 डैश, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसके ऑपोजिट 5 डैश, प्राइमर लगेगा ऐसे। ठीक है, 5 डैश टू 3 डैश। अब आरएनए प्राइमर, ठीक है, यहाँ 5 डैश है तो इधर 3 डैश हो जाएगा, आरएनए प्राइमर लगेगा ऐसे। ठीक है, ये इधर की तरफ जाएगा और ये ऐसे जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात, सिंपल सा बात आप लोग को क्लियर हो गई। आरएनए प्राइमर कहां लगेगा इस चीज का क्लियर हो गया आपको, हमेशा 5 डैश टू 3 डैश एंड में लगेगा। आरएनए प्राइमर जो होता है 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड का होता है। ठीक है, और आप लोग को भली बात ही पता है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। हाँ सर हमको पता है, ये बेस सुगर फॉस्फेट का मिश्रण होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। अब एक बात है कि सर ये बताइए कि प्राइमर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। देखो डीएनए क्या है, पॉलीमर है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का, बेस सुगर फॉस्फेट का। अगर हमको ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है आपको ऐसे है, ऐसे बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, तो इधर फिर जुटते जाएगा और डीएनए बढ़ते जाएगा। अब देखो डीएनए जो है, ध्यान से देखिएगा इस बात को, ठीक है, बेस सुगर फॉस्फेट, इधर भी क्या, बेस सुगर फॉस्फेट, ये डीएनए हम ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, अब बेस सुगर फॉस्फेट, फिर इसके नीचे क्या आएगा, बेस सुगर फॉस्फेट, इधर भी क्या, बेस सुगर फॉस्फेट, फिर बेस सुगर फॉस्फेट, फिर यहां पर भी बेस सुगर फॉस्फेट। ये स्टैंड नंबर 1, ये स्टैंड नंबर 2। ठीक है, ये 5 डैश एंड से 3 डैश एंड, ये 3 डैश एंड से, ये 5 डैश एंड तो 3 डैश एंड, और ये 3 डैश एंड से 5 डैश एंड। ठीक है, अब देखो ये बेस और शुगर में जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है। फॉस्फो 2 बॉन्ड है इसलिए डाई ईस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, चेन बनाता है। अब जैसे ही इस 3 डैश एंड पर ये OH नहीं रहेगा तो फिर वाटर निकलेगा नहीं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा नहीं। हमेशा इस 3 डैश एंड पे OH मिलता है, तभी जाके नया आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है, तब जाके नया डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है। तो ये जो है आरएनए प्राइमर क्या करता है, इट प्रोवाइड 3 डैश एंड पे OH, 3 डैश एंड पे OH प्रोवाइड करता है, तब जाके क्या होता है, 3 डैश एंड पे OH मिल गया। अब जैसे ही यहां पर अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, ए रहेगा इस स्टैंड पे रहेगा तो आएगा क्या, टी, तो ए से क्या आएगा, टी आएगा, टी, और टी को जोड़ने के लिए यहां पर 3 डैश एंड पे OH दे ही दिया। अब यहां से नाइट्रोजनस बेस आया, शुगर आया और फॉस्फेट आया, और यहां से वाटर निकला, तब जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लिया। तो इसलिए आरएनए प्राइमर जरूरी है, वो नहीं रहेगा तो कैटलाइजेशन, पॉलीमराइजेशन शुरू ही नहीं हो पाएगा। इतना बात तो क्लियर है। तो प्राइमर लग गया, अब ये प्राइमर लग गया, अब यहां पर प्राइमर लग गया। ठीक है, यहां पर प्राइमर लग गया। अब दूसरा बात, अब जो बेस पेयरिंग होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये हो का रहा है सर, ये न्यूक्लियस में हो रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से ही क्या लाएगा, बेस लाएगा। ध्यान से सुनना इस बात को,
एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, उस चीज को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ठीक है। ये जो लाइन लिखा हुआ है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूअल पर्पसेस, in addition is acting as a substrate, they provide energy for the polymerization of reaction. The two terminal phosphate in a deoxyribonucleotide are high energy phosphate are saved in the case of OTP. ये लाइन जो बिना समझे हम लोग पार होते हैं, ठीक है, उस लाइन को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, इसको नहीं भी समझाते तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तभी भी समझ में आता, मगर किसी चीज को समझना है, माइन्यूटली समझना है, ऊपर ऊपर से नहीं समझना है, याद जिंदगी भर रहे, उसके लिए समझना माइन्यूट बातें जरूरी है, ठीक है। बेस पेयरिंग का बात करा जाए, ठीक है, तो ये हो कर रहा है, ये डीएनए रेप्लिकेशन कहां हो रहा है सर? सिंपल सा बात है, न्यूक्लियस में हो रहा है। न्यूक्लियस कब न्यूक्लियस में हो रहा है, तो सबसे पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, चाहे वो एडेनिन हो, चाहे ग्वानिन हो, चाहे साइटिडीन हो, चाहे थाइमिडीन हो, सबका एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन के लिए फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फेट जुड़ता है, तब जाके क्या बनता है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट, ये बनता है, ठीक है। मतलब क्या, पहले था एक फॉस्फेट, अब लग गया क्या? दो फॉस्फेट, लग गया क्या? दो फॉस्फेट, तो उसी समय ये चार्ज हो जाता है, ठीक है, चार्ज हो जाता है। अब जैसे ही चार्ज हुआ, चार्ज हो जाने के बाद, ठीक है, चार्ज हो जाने के बाद पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम है, वो ब्रेक करता है दो फॉस्फेट प्लस एनर्जी। यही दो फॉस्फेट एटीपी की तरह काम करते हैं और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। जैसे एटीपी में ट्राइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक करके एनर्जी निकलता है, उसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है। अब यही एनर्जी का इस्तेमाल कैटलाइजेशन में भी होता है, ठीक है, तब जाके इसीलिए लिखा हुआ है कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स वो क्या करते हैं? ड्यूअल पर्पस, एक तो एनर्जी भी देते हैं, दूसरा पॉलीमराइजेशन में भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और यहां से जो साइट से स्टार्ट होगा, उस साइट को हम लोग ओरी साइट बोलते हैं, इनिशिएशन साइट बोलते हैं, ये छूट गया था बात, इनिशिएशन साइट बोलते हैं, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और इस ओरी को प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरी होता है और यूकैरियोट्स में मोर देन वन ओरी होता है, ठीक है। तो ये बात है, सिंपल सा बात है, समझ में आ गया बात को। तब अब क्या होगा, अब यहां पर देखिए, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है अपना, इस न्यूक्लियस में रेप्लिकेट, ये डीएनए हुआ और ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क हुआ। अब यहीं पर जो ट्राइफॉस्फेट है, डीएटीपी, डीजीटीपी, वो ब्रेक करके फॉस्फेट बनाया, अलग किया, एनर्जी रिलीज हुआ, और दो फॉस्फेट टूटा तो एनर्जी रिलीज हुआ। अब यही, अब आरएनए प्राइमर यहां से लग गया, अब इसका मान लीजिए यहां पर ए है, यहां पर टी आएगा, यहां पर जी है, ठीक है, यहां पर सी आएगा, ठीक है, एटीजीसी करके ए डबल हाइड्रोजन वो टी जी सी, तो ऐसे करके ये पॉलीमराइजेशन शुरू करेगा। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे, यहां तक का बात क्लियर हो गया। बेस पेयरिंग सिंपल सा चीज था वो। अब हम ओवरऑल इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू चेन कैसे हो रहा है, न्यू चेन जो न्यू स्ट्रैंड है वो कैसे बन रहा है, ठीक है। तो समझने के लिए ऐसा बना रहे हैं, ऐसा डीएनए होता नहीं है।
वाटसन क्रिक देखेगा तो कहेगा बाप रे क्या कर दिया ये तो। चलो ये अपना इनिशिएशन पॉइंट ओडी साइट, ठीक है। आएगा कौन सबसे पहले? सबसे पहले हेलिकेज आया, ये हेलिकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा। फिर कौन आएगा? फिर आएगा एसएसबी, रिफॉर्मेशन से हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के रोका। फिर आएगा कौन? फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा कौन? टोपो आइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को रोकेगा। फिर अपना अपना आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर 5' से 3', ये 5' यहां पर जो स्ट्रैंड बनेगा उसका पोलैरिटी एंटी पैरेलल, तो यहां क्या होगा? 5' से शुरू होगा आरएनए प्राइमर, ये 5' एंड है। यहाँ 5' है या 3' यहां से नहीं होगा, आरएनए प्राइमर यहां से बनना शुरू होगा, ये 5' एंड है, ठीक है। ये 5' एंड है आपका, ठीक है। अब जो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो भी नाइट्रोजनस बेसेस होंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहां आएगा और स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। अब जो ये स्ट्रैंड बनेगा सीधा, अब ऊपर खुलते जाएगा, बनते जाएगा, ऊपर ये ऊपर खुलते गया खुलते गया खुलते गया खुलते गया, और ये आराम से ये से ऊपर खुला फिर बनते गया, तो ये एकदम स्ट्रेट बनना है। मगर ये क्या होगा? ये फिर खुलेगा फिर बनेगा, फिर आरएनए प्राइमर आएगा फिर खुलेगा, तो ये हो जाएगा, इसको टूट टूट के बनेगा, इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोल देंगे? लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसको बोल देंगे लैगिंग स्ट्रैंड और इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। एक हो जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड और एक हो जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये लीडिंग, ये लैगिंग। और जो टूट टूट के बन रहा है, स्मॉल स्मॉल ब्रेकेज में बन रहा है, इसको बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, किसको क्या बोलेंगे? इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा, नया स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे अब इस स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए गम आएगा जिसका नाम है डीएनए लाइगेज फॉर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग। और लास्ट में प्रूफ रीडिंग होगा कि कुछ गलत तो हमने नहीं कर दिया, कुछ गलत होगा रेप्लिकेशन तो म्यूटेशन हो जाएगा, एक बेस गड़बड़ा गया, एक बेस गड़बड़ा गया, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग गड़बड़ा गया, पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, प्रोटीन बदल जाएगा, एक्सप्रेशन कैरेक्टर का बदल जाएगा, सिंपल सा बात है। तो रेप्लिकेशन तो हम लोग को याद हो गया सर, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड लीडिंग क्यों हुआ? क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसको ब्रेक होने का जगह नहीं, यहां से खुला फिर आगे बढ़ते चला गया। मगर लैगिंग क्या है? खुल ऊपर की तरफ रहा है, और जैसे ये फिर यहां प्राइमर लगकर थोड़ा सा बना, फिर यहां लग के प्राइमर बना, फिर यहां लग के प्राइमर बना, क्योंकि ये जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे इसको प्राइमर का जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि ये 5' एंड इसका उल्टा है, इसीलिए लैगिंग स्ट्रैंड है, इसीलिए लीडिंग स्ट्रैंड है, और ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक है, ये बात है। अब सेमी कंजर्वेटिव क्या हुआ कि एक स्ट्रैंड, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड तो नया है, लैगिंग स्ट्रैंड सेम टू सेम है, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड सेम टू सेम इसके जैसा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक नया और एक पुराना, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव।
तो यही है हमारा डीएनए, यही है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब ये जो पॉलीमराइजेशन हुआ, ये कौन एंजाइम किया? ये एंजाइम किया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कौन सा? थर्ड। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में किया अल्फा डेल्टा और एप्सिलॉन नॉट। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और इसमें डेल्टा और एप्सिलॉन नॉट, यही पॉलीमराइजेशन में हेल्प किया, और ये भी पॉलीमराइजेशन में हेल्प किया। फिर अब एक बार पूरा एंजाइम का हम लोग नाम देख लेते हैं। ठीक है, एंजाइम सबसे पहला कौन आया? अरे बोल भाई, हेलिकेज। दूसरा कौन आया? SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तीसरा कौन आया? बोल हाजिर, बोला सही बोल रहा, बोलो। टोपोआइसोमेरेज। ठीक है, इतना तक तो क्लियर होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, फिर रीफॉर्म होने से रुका गया, फिर टोपोआइसोमेरेज सुपर कॉइलिंग को रोका, फिर रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए प्राइमेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट, फिर पागल हो गया, रुक इस बात रुको, कहां पागल? अरे रुक भाई, पागल होकर मानेगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अब इससे क्या हो गया? आरएनए प्राइमर बनना शुरू, आरएनए प्राइमर से कैटलाइजेशन शुरू हो गया। फिर आया कौन? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और लास्ट में कौन जोड़ना है? तो लाइगेज आ गया। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा फंडा है, यही है रेप्लिकेशन। एक बार 5-10 सेकंड में रेप्लिकेशन हम बता रहे हैं, उसको सुनिए। 10 सेकंड नहीं, बस रुक जाइए, हो गया। ये कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये 5' से 3' एंड, 3' एंड से 5' एंड। यहां ओरी है, क्या है? ओरी, इनिशिएशन पॉइंट। ठीक है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होने का। आएगा कौन? हेलिकेज, यहाँ का स्ट्रक्चर तोड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड का, यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, हेलिकेज तोड़ा, फिर एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन रीफॉर्म होने से रोका, फिर टोपोआइसोमेरेज सुपर कॉइलिंग से रोका, फिर आरएनए प्राइमर कौन पोलैरिटी में लगेगा? 5' से 3', आरएनए प्राइमर 5' से 3', आरएनए प्राइमर 5' से 3', 5' से 3', 5' से 3', फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेशन शुरू करेगा। ठीक है, और कैटलाइजेशन होगा तो ये ऑपोजिट में बन रहा है, इसलिए जो पॉलीमराइजेशन है वो ब्रेक करके होगा। ब्रेक को कहेंगे ओकाजाकी, कौन सा जाकी? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, और ठीक है, फाइनली लाइगेज आके छोड़ देगा, यही है रेप्लिकेशन। चलिए अब एनसीईआरटी का बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एनसीईआरटी का थोड़ा रीडिंग दे लेते हैं। कुछ नहीं है। देखिए, इन लिविंग सेल ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट। सही बात है, एंजाइम का जरूरत है। मेन एंजाइम कौन है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, हम लोग जानते ही है।
यूजेस डीएनए टेम्पलेट, डीएनए को टेम्पलेट की तरह, डीएनए को पेरेंट की तरह, ठीक है, यूज पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो मेन डीएनए है, इससे टेम्पलेट इसी के जैसा, ठीक है, इसी के आधार पेरेंट है। दिस एंजाइम हाईली एफिशिएंट एज दे कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन कैटलाइजेशन करता है, इसीलिए हाईली एफिशिएंट है। और इकोलाई का बात करा जाए 4 × 10⁶ बेस पेयर, कंबाइन करे होल डिप्लॉयड कंटेंट को 6.10⁹ बेस पेयर, दिन खराब रहेगा तो यही से पूछ लेगा, ठीक है। 18 मिनट में कंप्लीट करता है। 2000 बेस पर सेकेंड कैटलाइजेशन किया, तो ये बता रहा है कि एंजाइम को हाईली एफिशिएंट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करना बहुत कम समय में, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन फास्ट तो होना ही चाहिए, मगर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कुछ भी जरा सा भी चेंज हुआ तो म्यूटेशन हो जाएगा। अब देखो ये लाइन कोई नहीं बताएगा कि फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एएमपी से एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, वो ब्रेक होगा, मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट प्लस एनर्जी, यही एनर्जी इस्तेमाल होगा कैटलाइजेशन में, एंड इट विल एक्ट एज अ सबस्ट्रेट आल्सो, यही बताया, ठीक है। इन एडिशन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वेरी एडिशनल एंजाइम, जो हम लोगों ने बताया ही है कि एडिशनल एंजाइम कौन कौन सा है, हेलिकेज, टेलिकेज, सेलेकेज, सब लंबा चौड़ा कहानी अभी तक बताया है। फॉर लॉन्ग मॉलिक्यूल्स इन द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी द एंटायर लेंथ, ठीक है, एक ही साथ एंटायर लेंथ को सेपरेट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ओपनिंग होते रहता है, और उसी हेलिक्स को हम लोग ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क बोलेंगे। डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमराइज इन वन डायरेक्शन, हम लोग पता ही है 5' to 3' होगा, ठीक है। This creates some additional complication at the replicating consequently one strand, the template, the polarity, देखो the catalyzation क्या था 5', this creates additional complication at the replicating fork, for complication कैसे है, the template with polarity 3' to 5', template with polarity 3' to 5', ठीक है, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस होता है। 3' to 5' is continuous, while the other polarity 5' to 3', 5' to 3', template क्या होगा 3' to 5', one strand, the template with polarity 3' to 5', the replication is continuous, while the other template with 5' to 3', ठीक है, is discontinuous, ठीक है। इसमें थोड़ा उल्टा लिख दिया है, वन स्ट्रैंड टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3' to 5', 3' to 5', इसमें उल्टा लिख दिया है, कंटिन्यूअस के ऊपर डिसकंटिन्यूअस, एंड द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज्ड बाय द फ्रैगमेंट जॉइंड बाय द डीएनए ligase. The DNA polymerization cannot only initiate and the replication initiate at the place of DNA, मतलब ये इनिशिएशन अपने नहीं हो सकता, इसके लिए आरएनए प्राइमेज जरूरत है, और डिफरेंट रीजन होता है where the replication originate, इसी को origin of replication कहते हैं। अब इसी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी ओरिसाइट से हम लिंक करेंगे प्लाज्मिड को, तब जाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर एज ए वेक्टर का इस रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है, इस चीज को हम आगे देखेंगे। Further, not every detail of replication understood by in eukaryote, the replication takes place in S stage of the cell cycle, ये तो हम जानते ही हैं। The replication of DNA of cell division cycle should be highly coordinated. A failure in a DNA replication refers to the polyploidy chromosomal abnormality, ठीक है, मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं, पॉलीप्लॉइड, दूसरे से ज्यादा, ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। यू विल लर्न नेचर ऑफ ओरिजिन प्रोसेस एट द हायर क्लासेस। ये थोड़ा ये डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ये थोड़ा गलत लिख दिया है एनसीईआरटी में, जहां पर डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होगा, जहां पर कंटिन्यूअस होना चाहिए वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। आप ही देखिए ना 3' to 5' एंड को 3' to 5' एंड को कंटिन्यूअस लिख दिया, मगर यहां होगा क्या डिसकंटिन्यूअस। चलिए
तो आशा करते हैं कि आपको एनसीईआरटी और सब चीज समझ में आया होगा। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट टॉपिक से। धन्यवाद।